हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर क्राइम्स की टेक्निक्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 जो है उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 11 जो है वो सोसाइटल इम्पैक्ट्स के बारे में है कि इंटरनेट का हमारी सोसाइटी पे, हमारी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट है। और सेकंड जो है 12th चैप्टर वो हमारा डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कि हम अपने डाटा को कैसे सेफ रख सकते हैं। ऑनलाइन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर 12 में है। ये दोनों चैप्टर जो हैं वो हमारे एग्जाम्स में 10 मार्क्स के आने वाले हैं। पूरी की पूरी यूनिट जो है वो थ्योरेटिकल है, तो उन स्टूडेंट्स को जिन्हें कोडिंग में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये काफी स्कोरिंग है। और अगर सिर्फ एग्जाम्स के बारे में ना भी सोचें तो ये दोनों ही चैप्टर जो हैं वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के टाइम में हम इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, उसका हमारी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस चैप्टर की 7 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज ये हमारी 8th पार्ट है। हम छोटे छोटे वीडियोस में टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ताकि थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ज्यादा आपके लिए बोरिंग ना हो। ऑल्दो ये टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, बट स्टिल हम ज्यादा लंबी वीडियोस करने की बजाय छोटे छोटे पार्ट्स में इन्हें कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने साइबर क्राइम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हैकिंग और हैकिंग की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं लाइक स्पूफिंग, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, वो सब हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने साइबर बुलिंग और साइबर ट्रॉल्स के बारे में पढ़ा था। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो हमारा था साइबर स्टॉकिंग, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो हम साइबर स्टॉकिंग से स्टार्ट करेंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको प्रीवियस किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखेंगे तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अब हमारा टॉपिक है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की टर्म्स में देखें तो स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना। साइबर स्टॉकिंग में भी यही चीज होती है, बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि हम ऑनलाइन किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी की एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। This is a kind of online harassment wherein the victim is subjected to a barrage of online messages and emails. साइबर स्टॉकिंग जो है वो किसी को ऑनलाइन हैरेस करने का एक तरीका है जिसमें विक्टिम को ढेरों मैसेजेस और ईमेल्स भेजे जाते हैं, उसे टारगेट किया जाता है। Typically, these stalkers know their victims, and instead of resorting to offline stalking, they use the internet to stalk. जनरली जो स्टॉकर्स होते हैं वो अपने विक्टिम को जानते होते हैं, बट मैटर को ऑफलाइन बातचीत करके सुलझाने की बजाय वो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं अपने विक्टिम को स्टॉक करने के लिए, अपने विक्टिम को फॉलो करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए। A cyber stalker relies upon the anonymity afforded by the internet to allow them to stalk their victim without being detected. अब यहाँ पे भी सेम वही चीज जो हमने साइबर बुलिंग में पढ़ी थी। साइबर बुलिंग में भी हमने ये पॉइंट कवर किया था कि साइबर बुलिंग जो है वो नॉर्मल बुलिंग से कैसे अलग होती है, क्योंकि वहां पे बुलर को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है। सेम वही चीज साइबर स्टॉकिंग में आती है कि जो साइबर स्टॉकर है वो अपने आप को किसी भी फेक आइडेंटिटी के पीछे जो है हाइड कर सकता है, बिकॉज इंटरनेट अलाउ करता है कि हम कोई भी फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम उस फेक आइडेंटिटी की हेल्प से अपने विक्टिम को स्टॉक करते हैं तो उस स्टॉकर को डिटेक्ट कर पाना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बिना डिटेक्ट हुए वो किसी भी यूजर को अपना टारगेट बना सकता है, अपना विक्टिम बना सकता है। साइबर स्टॉकर्स ऑफन डू दिस टू ट्रबल देयर विक्टिम्स। जो साइबर स्टॉकर्स होते हैं वो जनरली ये स्टेप्स जो यहाँ पे आपको दिए हैं वो इन्हें फॉलो करते हैं अपने विक्टिम्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। They collect all personal information
about the victim, such as name, family background, telephone numbers of residence and workplace, daily routine of the victim, address of the residence and place of work, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। जो स्टोकर्स होते हैं वो अपने विक्टिम की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, लाइक उसके विक्टिम का जो है वो नाम क्या है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है, उसके घर का, उसके वर्क प्लेस का फोन नंबर क्या है, उसके घर का वर्क प्लेस का एड्रेस क्या है, उसका डेली रूटीन क्या है, वो कब कहाँ जाता है, कब किस टाइम अपने घर वापस आता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। The stalker may post this information on any filthy, obscene, or illegal website, posing as if the victim is posting this information. और फिर जो स्टॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो किसी भी इलीगल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं और क्या प्रिटेंड करते हैं कि जो एक्चुअल यूजर है यानी कि जो विक्टिम है उसने इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट किया है, जिससे कि वो उसे डिफेम कर लेते हैं। अब आपने कई बार सुना होगा इवन फेसबुक वगैरह पे भी कि किसी के भी नाम की फेक आइडेंटिटी बन जाती है और उससे बहुत इलीगल और किसी को भी टारगेट करने वाले जो है पोस्ट अपलोड होते हैं, जबकि जिसकी वो आईडी होती है उसे ये पता भी नहीं होता कि उसके नाम का यूज करके इस तरह की चीजें की जा रही हैं। People of all kind from nook and corner of the world who come across this information start calling the victim at his her residence or workplace for many filthy obscene reasons। अब जब वो इंफॉर्मेशन जो है किसी इलीगल वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगी तो वर्ल्ड के हर कॉर्नर में ऑब्वियसली वो विजिबल होगी, जहां जो भी कोई उस वेबसाइट को विजिट करेगा उसे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ऑब्वियसली अब फिल्दी और इलीगल वेबसाइट पे अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो लोग उसी तरीके के काम के लिए आपको कॉल करना जो है शुरू कर देंगे, यानी कि जो विक्टिम है उसके वर्क प्लेस पे, उसके घर पे इसी तरीके के मैसेजेस और कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। Some stalkers subscribe the email account of the victim to innumerable obscene or illegal sites, because of which victims start receiving such kind of unsolicited emails। कई बार जो स्टॉकर्स होते हैं वो यूजर के ईमेल अकाउंट्स को भी जो है वो लॉग इन कर लेते हैं और उससे काफी इलीगल और इन्यूमरेबल साइट्स को विजिट करते हैं, जिससे कि विक्टिम को उसी तरीके की ईमेल्स आनी जो है वो रिसीव हो स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आज के टाइम में अगर आप कोई भी साइट विजिट करते हैं, लाइक आप कोई प्रोडक्ट भी अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे विजिबल होती है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज आपने मामाअर्थ का या ऑरिक का या ऑजिवा का कोई भी प्रोडक्ट गूगल पे सर्च किया है तो आप देखेंगे कि आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टा पे, आपके जीमेल पे हर जगह आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए स्टॉकर्स क्या करते हैं, कई बार वो यूजर के ईमेल अकाउंट से इस तरीके की मतलब कुछ ऐसी इलीगल साइट्स को जो है वो विजिट कर लेते हैं कि विक्टिम को फिर उन्हीं साइट से मेल्स आनी शुरू हो जाएं। Some stalkers keep on sending repeated emails asking for various kind of favors or threaten the victims। कुछ स्टॉकर्स जो है वो विक्टिम्स को रिपीटेडली मेल करते रहते हैं, उनसे अलग अलग तरह के फेवर्स मांगते हैं, उन्हें थ्रेटन करते हैं कि अगर उन्होंने उन्हें फेवर नहीं किया तो वो उनके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। Stalkers follow their victim from board to board. They hang out on the same social networking site as their victim, many times posting notes to the victim, making sure the victim is aware that he or she is being followed। जो स्टोकर होते हैं वो हर जगह विक्टिम को फॉलो करते हैं, उन्हीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो हैंग आउट करते हैं जिन पे उनके विक्टिम्स होते हैं और वो विक्टिम्स को बार बार ये नोट्स पोस्ट करते रहते हैं ताकि विक्टिम जो है वो इस चीज से अवेयर रहे कि उसे कोई ना कोई फॉलो कर रहा है और वो हमेशा डरा हुआ रहे। Stalkers will almost always make contact with their victim through email, having friendly or threatening content. The stalkers
Many time use multiple names when contacting the victim. जो स्टॉकर्स हैं वो जनरली अपने विक्टिम से मेल्स के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं और कई बार वो अपने मल्टीपल नेम्स यूज करते हैं अपने विक्टिम से कांटेक्ट करने के लिए, ताकि विक्टिम जो है वो कंफ्यूज रहे कि एक्चुअली में उसे कौन टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके से साइबर स्टॉकिंग जो है वो एक बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम बनता जा रहा है, तो हमें इन सब चीजों से अवेयर रहना चाहिए। Now our next category of cyber crime is scams. स्कैम्स वर्ड भी आप सबने सुना होगा कि स्कैम्स क्या होते हैं। आप अगर इसे बहुत लेमन और हिंदी टर्म्स में जो आप डेली बोलते हैं, अगर आप उसे यूज करें तो वो क्या होता है इस तरीके का कि किसी के साथ फ्रॉड करना, कोई घपला करना। Any fraudulent business practice that extract money from an unsuspecting, ignorant person is called a scam. स्कैम क्या होता है? कोई भी ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस जो कि फ्रॉड होती है, जो पर्सन से पैसा निकलवा लेती है, बट ना तो उन्हें कुछ मतलब ना उनका कोई बिजनेस होता है, ना ही कोई पर्पस होता है, ना वो किसी को कुछ सामान डिलीवर करते हैं, बट सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि हाँ वो एक बिजनेस कर रहे हैं और उसकी हेल्प से वो यूजर्स से पैसे निकलवाते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और इस तरीके की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? स्कैम्स कहते हैं। These days the internet has become another prime source of scams. और आज के टाइम में इंटरनेट जो है वो इस तरीके के स्कैम्स का प्राइमरी सोर्स बन गया है। स्कैम्स कमिटेड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड ऑनलाइन स्कैम्स। और जो स्कैम्स इंटरनेट की हेल्प से किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन स्कैम्स। An example of online scam is being given below. एक एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ बुक में भी गिवन है कि स्कैम आखिर होता क्या है, आपको वो इस एग्जाम्पल की हेल्प से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Mrinalini wanted to gift her friend a customized bracelet whose picture she saw of a photo sharing website that listed the design and cost of कस्टमाइजेशन। जो मृणालिनी है उसे अपने फ्रेंड को एक कस्टमाइज ब्रेसलेट गिफ्ट करना है और उस कस्टमाइज ब्रेसलेट की फोटो जो है वो उसने एक फोटो शेयरिंग वेबसाइट पर देखी थी, जहां पर उसका डिजाइन और कॉस्ट जो है वो मेंशन थी। मृणालिनी हैप्पीली ट्रांसफर्ड एन एडवांस पेमेंट ऑफ 2450 to the account mentioned on the site and was promised a date of delivery. मृणालिनी ने जो है एडवांस पेमेंट कर दी 2450 की और उसे जो है एक डिलीवरी डेट प्रॉमिस कर दी गई कि उस डेट को उसका ब्रेसलेट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। बट टू हर शॉक गिफ्ट नेवर अराइव्ड। बट जो गिफ्ट है वो कभी भी अराइव हुआ ही नहीं। Even after repeated calls, she only had a promise that it would be delivered soon. बस जब उसने कॉल किया उस वेबसाइट पे तब भी उसे बार बार एक प्रॉमिस ही मिला कि उसका गिफ्ट जो है वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा। And suddenly that website account was deleted from the photo sharing website and even the number went dead. और बहुत जल्द यानी कि कुछ दिन बाद ही जो है उस फोटो शेयरिंग वेबसाइट से वो अकाउंट डिलीट हो गया जिससे कि उसने अपना गिफ्ट ऑर्डर किया था, और जिस नंबर पे वो कॉल कर रही थी, जो नंबर गिवन था, वो भी डेड शो होने लगा। तो बेसिकली उसके जो 2450 रुपीज थे वो एक तरीके से वेस्ट हो गए। वो उसने किसी ऐसे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर किए जिसे ना वो जानती थी। उसने पेमेंट किया था अपने गिफ्ट के लिए, बट वो गिफ्ट उस तक कभी पहुंचा ही नहीं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो किसके अंडर आती हैं? ऑनलाइन स्कैम्स के अंडर आती हैं। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कॉमन साइबर स्कैम दैट मे हैपन टू अनसस्पेक्टिंग कस्टमर्स। ये सिर्फ एक एग्जांपल था साइबर क्राइम का, बट इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। मेजर्स टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम्स। ऑनलाइन स्कैम्स को हम किस तरीके से जो है अवॉइड कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट टू अवॉइड स्कैम्स इंक्लूड द फॉलोइंग। जब भी हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए हमें ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज नेवर एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन
or any financial information like your banking information or credit debit card information on unsecure websites. That is, the websites that do not employ HTTPS and do not have padlock sign. हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर हमारे जो बैंक अकाउंट्स की, डेबिट कार्ड्स की, क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें कभी भी किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट पे एंटर नहीं करनी चाहिए। अनसिक्योर वेबसाइट मतलब या तो ऐसे वो वेबसाइट्स जो HTTPS से स्टार्ट नहीं होती और ना ही जिन पे पैडलॉक साइन होता है, वो वेबसाइट्स जो है अनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, तो हमें उन्हें कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी चाहिए। इनफैक्ट जब भी हमें मैसेजेस में कोई लिंक मिलता है क्लिक करने के लिए, तो हमें डायरेक्टली अपने ईमेल या मैसेजेस से उस लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए, बल्कि उस लिंक को वेब ब्राउजर में जाकर टाइप करें और फिर देखें कि उस लिंक से क्या आ रहा है। Never reply to emails from any unknown or unreliable sources. जो आपको अननोन और अनरिलायबल सोर्सेज से ईमेल्स आती हैं, उनका रिप्लाई कभी भी नहीं करना चाहिए। नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर ईमेल इवन इफ यू नो द सेंडर। अगर आप सेंडर को जानते भी हैं, तब भी आपको अपनी ईमेल्स में डायरेक्टली किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। रादर ओपन अ ब्राउजर विंडो, अपनी ब्राउजर विंडो ओपन कीजिए, वहां पे URL टाइप कीजिए एंड देन क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द ईमेल, और उसके बाद ईमेल पे के लिंक पे जो है वो क्लिक कीजिए। तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया भी था कि डायरेक्टली अपने ईमेल्स या फिर मैसेजेस में जो लिंक आते हैं उन पे कभी भी क्लिक मत कीजिए। इनफैक्ट उनमें ब्राउजर पे टाइप कीजिए और फिर उस पर क्लिक कीजिए। Next one is never respond to an email or advertisement claiming you have won something. बहुत सारी ऐसी फ्रॉड मेल्स हमें रिसीव होती हैं कि हमने ये जीता है, हमने ये वॉन किया है, तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट जो किसी भी तरीके का विनिंग प्राइज क्लेम कर रही होती हैं, हमें उन पे कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। वो हमेशा जो है जनरली फ्रॉड होती हैं। नाउ नेक्स्ट साइबर क्राइम कैटेगरी इज इलीगल डाउनलोड्स। इलीगल डाउनलोड्स तो एक ऐसा साइबर क्राइम है जो आई थिंक आज के टाइम में हर कोई करता है। मूवीज रिलीज होती हैं, अगर हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ऐसे साइट सर्च करते हैं जहां पे हम उन्हें डाउनलोड कर पाए। कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो हम ट्राई करते हैं कि वो हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाए, जिसके लिए हम इलीगल साइट्स का यूज करते हैं, इलीगली हम उन्हें डाउनलोड करते हैं। तो सबसे कॉमन जो साइबर क्राइम है वो हम कह सकते हैं कि वो इलीगल डाउनलोड्स का है, जिसे एक्चुअली हम क्राइम कहीं ना कहीं हम ये समझ लेते हैं कि ये क्राइम थोड़ी है, हम सिर्फ डाउनलोड ही तो कर रहे हैं अपने यूज के लिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। Illegal downloading refers to obtaining files for which you don't have the right to use or download from the internet. इलीगल डाउनलोड्स का मतलब होता है उन फाइल्स को ऑब्टेन करना जिन्हें एक्सेस करने का राइट, जिन्हें यूज करने का राइट हमारे पास नहीं है। हम उन फाइल्स को इंटरनेट की हेल्प से जब डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? इलीगल डाउनलोड्स के अंदर। इट इज डाउनलोडिंग अ पेड डिजिटल आइटम विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट एंड यूजिंग एन इलीगल वे टू डाउनलोड इट। इलीगल डाउनलोड्स में क्या आता है कि कोई भी डिजिटल आइटम जो कि पेड है, हम उसकी पेमेंट किए बिना इलीगली अगर उसे डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या होता है? इलीगल डाउनलोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डाउनलोडिंग अ मूवी विच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड, दिस इज इलीगल डाउनलोड। तो अगर हम कोई ऐसी मूवी डाउनलोड करते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है डाउनलोड के लिए, तो वो इलीगल डाउनलोड होता है। Similarly, downloading a copy of licensed software bypassing the legal measures is also called illegal download. अगर हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो है डाउनलोड करते हैं जो कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर हैं और हमारे पास उसका लाइसेंस नहीं है, बट स्टिल हम उसे उसके लीगल मेजर्स को बाईपास करके, प्रीच करके हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो भी इलीगल डाउनलोड्स के अंडर आता है। Most items that are protected under copyright law
आर अवेलेबल अगेंस्ट अ पेमेंट। जितनी भी ऐसी आइटम्स होती हैं जो कॉपीराइट लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड होती हैं, जनरली वो हमें कब रिसीव होती हैं? किसी न किसी पेमेंट के बाद हमें रिसीव होती हैं। Violating this is known as illegal download। और अगर हम इस रूल को वायलेट करते हैं, यानी कि हम विदाउट पेमेंट्स उन कॉपीराइटेड मटेरियल्स को डाउनलोड करते हैं, तो वो भी इलीगल डाउनलोड होता है। For example, a movie or a photograph or a video etc. is copyrighted in the favor of the creator, owner और producer। कोई भी मूवी है, कोई फोटोग्राफ है, कोई वीडियो है, कोई सॉन्ग है या फिर कोई भी फाइल है, उसका कॉपीराइट हमेशा उसके क्रिएटर, उसके ऑनर के पास होता है। बट अगर हम विदाउट क्रिएटर और ऑनर की परमिशन के, विदाउट पेमेंट के हम उसे यूज करते हैं तो वो इलीगल होता है। A product is protected by copyright law cannot be downloaded, copied or reproduced or resold without their permission। एक्चुअल क्रिएटर और ऑनर की परमिशन के बिना हम किसी भी कॉपीराइटेड प्रोडक्ट को ना तो डाउनलोड कर सकते हैं, ना उसे कॉपी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और ना ही रीसेल कर सकते हैं। ये सब जो है वो इलीगल एक्टिविटीज होती है और ये सब के सब जो है वो इलीगल डाउनलोड्स के अंडर आते हैं। Now next category of cyber crime is child pornography। हमने इस बुक में मेन साइबर क्राइम्स जो हैं वो पढ़े हैं। इसके अलावा काफी सारी कैटेगरीज हमने बिगनिंग में पढ़ी थी। ये जो है हमारी लास्ट कैटेगरी है जो हमारी बुक में गिवन है साइबर क्राइम की। बट इसके अलावा भी कुछ और साइबर क्राइम्स होते हैं, तो आई वुड लाइक कि आप उनके बारे में सर्च करें। नेम्स जो हैं वो आपको साइबर क्राइम टॉपिक की बिगनिंग में जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मिला था। आप उन टॉपिक्स को सर्च कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि उनके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन्ड हुई। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, बल्कि आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हें अच्छी तरह से समझें, इनका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें और इन्हें अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें। Child pornography is defined as any visual or written representation, including images, movies, or text that depict or advocate sexual activity, including sexual molestation and exploitation of anyone under the age of 18। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है कि 18 इयर्स की एज से कम जितने भी बच्चे हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी मूवी, कोई भी इमेज या कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंडर आता है। The law also includes some child nudity, simulated sex involving children, and any material that is computer doctored to look like child porn। इस लॉ के अंडर जो है वो चाइल्ड न्यूडिटी भी आती है और चाइल्ड सिमुलेशन फॉर सेक्स भी आता है, और कोई भी ऐसा मटेरियल जो हालांकि कंप्यूटर क्रिएटेड होता है बट उसमें देख के ऐसा लगता है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, तो वो सब जो है वो इसी लॉ के अंडर आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पेनल कोड 1860 प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 और आईपीसी एक्ट 1860 है, वो दोनों ही जो हैं वो हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड इज द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और यहाँ हम चाइल्ड किसे कंसीडर कर रहे हैं? हर वो पर्सन जो कि 18 ईयर्स से छोटा है। According to the new amended Information Technology Bill, Section 67 has been amended that not only creating and transmitting obscene material in electronic form but also to browse such site is an offense। IT Act 2000 जो था उसे 2008 में अमेंड किया गया था, जिसके सेक्शन 67 में ये मेंशन किया गया था कि सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन को क्रिएट या ट्रांसमिट करना ही जो है वो ऑफेंस नहीं है, बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ब्राउज करना भी जो है वो एक तरीके का ऑफेंस है। तो हमें इस तरीके की साइट्स को कभी भी विजिट नहीं करना चाहिए जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होती हैं, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस।
तो ये था हमारा सारा साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम्स जो हैं क्या होते हैं, हमें उनसे किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकती है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिटेल में पढ़े। इन सब के नोट्स जो हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे। बट आप इनके बारे में ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, नेट पे सर्च कीजिए, कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछिए। इन साइबर क्राइम्स से प्रोटेक्टेड रहने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ एक्ट बनाए हैं, हमें उसके बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए। तो एक बार ब्रीफ में हम देख लेते हैं, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इस टॉपिक को भी हम आज ही कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, साइबर लॉ एंड IT एक्ट। Cyber law is a generic term which refers to all the legal and regulatory aspects of the internet and world wide web. साइबर लॉ जो है वो एक जेनरिक टर्म है जो उन सारे लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखती है जो कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड होती हैं। Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspect or issue concerning any activity of netizen and others in cyberspace come within the ambit of cyber law. तो इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे साइबर लॉ के अंडर आते हैं। The growth of electronic commerce has propelled the need for vibrant and effective regulatory mechanism which would further strengthen the legal infrastructure so crucial to the success of electronic commerce. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप सब जानते ही हैं क्या होता है। ई कॉमर्स यानी कि जो हमारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो क्रिएटेड हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ग्रो किया है वैसे वैसे हमारे लिए एक इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म को क्रिएट करना, स्ट्रेंथन करना, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो सक्सेसफुल रहे। All these regulatory mechanisms and legal infrastructures come within the domain of cyber law. तो जितने भी ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो सब के सब किसके अंडर आते हैं? साइबर लॉ के अंडर आते हैं। तो ऑनलाइन या फिर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो भी ऑनलाइन होता है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली इंटरनेट से रिलेटेड, ऑनलाइन रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड जितने भी रेगुलेटरी और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सब साइबर लॉ के अंडर आते हैं। साइबर लॉ इज important because it touches almost all aspects of transactions and activities on and concerning the internet, the world wide web and cyberspace. जो साइबर लॉ है वो उन सभी एस्पेक्ट्स को टच करता है जो कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन एक्टिविटीज इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं। Indian IT means Information Technology Act and IT Amendment Act 2008। तो अभी मैंने प्रीवियस आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ये चीज बताई ही थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो 2000 में आया था और अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2008 में आया था, तो ये उसी से रिलेटेड है हमारा। इन इंडिया द साइबर लॉज आर इन्फोर्स्ड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 which was notified on 17 अक्टूबर 2000। तो इंडिया में जो साइबर लॉ हैं वो कब किसके थ्रू एनफोर्स हुए थे और कब हुए थे? 17 अक्टूबर 2000 को। कौन से एक्ट के थ्रू? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज, मॉडल लॉज। और ये किस पे बेस्ड था? जो यूनाइटेड नेशन कमीशन का इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज हैं, हमारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसी पर बेस्ड था। IT Act 2000's prime purpose was to provide legal recognition to electronic commerce and to facilitate filing of electronic records with the government, that is to provide the legal infrastructure for e-commerce in India। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था उसका मेन पर्पस क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसे लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, ताकि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के पास फाइल किया जा सके, स्टोर किया जा सके और ई कॉमर्स को एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो
प्रोवाइड किया जा सके। But the act was later amended in December 2008 through the IT Amendment Act 2008. But इस एक्ट को 2008 में जो है वो अमेंड कर दिया गया था, अपडेट कर दिया गया था। It provided additional focus on information security. अभी तक जो ये एक्ट था वो बेसिकली ई कॉमर्स के लिए था, बट 2008 में जब इसे अमेंड कर दिया गया तो इसमें और भी काफी सारी चीजें ऐड कर दी गई, जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ इसका फोकस जो है वो इंक्रीज किया गया। It has added several new sections on offenses including cyber terrorism and data protection. इस एक्ट में काफी सारे सेक्शंस और ऐड किए गए जो कि साइबर टेररिज्म और डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड थे। The IT Amendment Act 2008 comes into force from October 27, 2009 onwards. और ये जो अमेंडेड एक्ट था वो कब से एनफोर्स हुआ, यानी कि कब से अप्लाई हुआ? 27 अक्टूबर 2009 से। मेजर अमेंडमेंट ऑफ आईटी एक्ट 2008 इंक्लूड्स, और इस एक्ट में जो मेजर अमेंडमेंट हुई थी वो कौन कौन सी थी वो हमें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट वन इज डिजिटल सिग्नेचर। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय डिजिटल सिग्नेचर गेट्स लीगल रिकॉग्निशन। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो पिक्चर में आए कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं हम उन्हें डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से लीगल रिकॉग्निशन, लीगल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई डॉक्यूमेंट्स गेट लीगल रिकॉग्निशन। जो ई डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जो सॉफ्ट कॉपी है, उनकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं या इमेजेस हैं, उन्हें लीगल रिकॉग्निशन मिले। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर लॉ बाय एनी आर्म ऑफ द गवर्नमेंट may be supplied in the electronic form। कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट वन इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। The maximum penalty for any damage to computer or computer system is a fine up to ₹1 crore। जब भी किसी भी सिस्टम को, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को अगर कोई डैमेज करता है तो उसकी मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 1 करोड़ तक हो सकती है। अमेंडमेंट टू अदर लॉज। इस लॉ के साथ साथ जो है वो कुछ और लॉज में भी अमेंडमेंट्स हुई। अदर रिलेटेड एक्ट सच एज इंडियन पेनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891, the Reserve Bank of India Act 1934 were to be amended to align them with the IT Act। अब IT Act में जो ये अमेंडमेंट्स हुई थी, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये सब चीजें जो पिक्चर में आई थी, तो जब अगर हम ई डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों के यूज और बाकी जिस जिस एक्ट में हो रहा था उन सबको भी अलाइन करने के लिए उन सब में भी अमेंडमेंट्स किए गए। और वो कौन कौन से एक्ट्स थे? इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये था हमारा आईटी से रिलेटेड लॉज के बारे में कि कौन कौन से साइबर लॉज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे हम इन साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई थिंक काफी लेंदी हो गया है, बट अगेन मैं आपको सेम चीज बोल रही हूँ कि साइबर क्राइम्स के जितने भी टॉपिक्स थे उन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए। कुछ भी समझ नहीं आता है मुझसे पूछिए, अपने नोट्स बनाइए। नोट्स जो हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे और अपनी खुद की लैंग्वेज में भी उन्हें क्रिएट कीजिए। इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप प्रेस कीजिए, और अगर कोई भी फीडबैक आप देना चाहें या कोई डाउट पूछना चाहें तो वो आप कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।